वोटर लिस्ट को लेकर क्या राहुल गांधी के आरोप सही हैं या फिर अपने फेलियर को छिपाने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए वे संवैधानिक संस्था के खिलाफ सुनियोजित दुष्प्रचार में लगे हैं? क्या हमारे देश में भी बांग्लादेश वाली टूल किट लागू की जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है यश रावत। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट के दावों की पड़ताल करें, उसके पीछे का असली षड्यंत्र आपको दिखाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, पिछले लगभग एक दशक से राहुल गांधी का एक मॉडस ऑपरेंडाई हमें दिखाई देता है। चुनाव हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय झूठे दावे करते हुए चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दो। अपने आरोपों को लेकर कोर्ट या फिर आयोग के पास मत जाओ। शपथ लेकर अपने दावे सही साबित मत करो, बल्कि फेक न्यूज़ के आधार पर देश भर में अराजकता का एक माहौल बनाओ। आइए एक एक करके राहुल गांधी के अब तक के आरोपों की पड़ताल करते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बड़े स्तर पर नए वोटर्स जोड़े गए, जबकि सच्चाई आप इस ग्राफ से देख लीजिए। महाराष्ट्र में 2004 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के बीच 4.7% नए वोटर्स जुड़े। 2009 में 4.1, 2014 में 3.4, 2019 में 1.3% और 2024 में 4.4% नए वोटर जोड़े गए। मतलब ये कि 2004 और 2009 में जब बड़ी संख्या में नए वोटर जुड़े तब यूपीए चुनाव जीती थी। 2024 की 4.4% की बढ़त 2004 की 4.7% से कम है। मतलब ये कि राहुल गांधी का ये दावा पूरी तरह से झूठ साबित होता है कि दोनों चुनावों के बीच में अचानक से बड़ी संख्या में वोटर्स कैसे जुड़ गए। ये झूठ है क्योंकि जितने वोटर इस बार जुड़े हैं उससे ज़्यादा वोटर पहले भी जुड़ते रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको आंकड़ों में दिखाया। दूसरा उनका दावा है कि राज्य में जितने योग्य मतदाता नहीं हैं उससे ज़्यादा वोटर्स के नाम दर्ज हैं। ये एक फेक न्यूज़ है क्योंकि महाराष्ट्र में योग्य मतदाता कितने हैं इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी दोस्तों, तो फिर ये आंकड़ा उनके पास कैसे आया? महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी का तीसरा दावा है कि 5 बजे के बाद तेजी से वोटर टर्नआउट बढ़ा। ये भी एक फेक न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 5 बजे से पहले एवरेज वोटिंग रेट 58 लाख प्रति घंटा था, जबकि 5 बजे के बाद वो घटकर 32.5 लाख प्रति घंटा हो गया। इसके साथ ही कांग्रेस के सभी बूथ एजेंट्स ने फॉर्म 17C बिना एक भी सवाल उठाए साइन कर दिया। अगर डाउट था ही तो चुनावी नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि वे अपने दावे को कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक झूठा दावा है। एक और दावा राहुल जी करते हैं कि पोलिंग बूथ का सीसीटीवी पार्टीज को ना देना पड़े, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी के नियम बदल दिए। ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चुनावी नतीजों के 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए अपील कर सकता है और कोर्ट के आदेश पर उसे आयोग फुटेज देता भी है। कांग्रेस ने फुटेज के लिए कोई अपील फाइल की ही नहीं थी। कांग्रेसी शहजादे ने एक आरोप लगाया कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर रोल्स उनके साथ शेयर नहीं करता, जबकि सच्चाई यह है कि आयोग सभी दलों को प्रत्येक चुनाव से पहले वोटर लिस्ट देता है। इसमें पीडीएफ फाइल भी होती है दोस्तों। तो इस तरह एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर मोटे मोटे ये सभी आरोप फर्जी साबित होते हैं। सवाल है कि इसके बाद भी वे लगातार आयोग को निशाना क्यों साध रहे हैं। इस पर बात करेंगे, उससे पहले जरा महादेवपुरा विधानसभा की सच्चाई भी देख लेते हैं। महादेवपुरा विधानसभा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को दिखाते हुए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दावा किया था कि बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर ये वोट जोड़े हैं। जब आयोग ने कहा कि शपथ पत्र पर साइन करो कि आरोप झूठे निकले तो कानूनी तौर पर जो सजा है उसके लिए तैयार हो, ऐसा करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। सवाल है क्यों? अपने ही आरोप पर क्या विश्वास नहीं है? मजे की बात यह है कि बैंगलोर सेंट्रल, जहां महादेवपुरा विधानसभा पड़ती है, उसमें बीजेपी 4 विधानसभा सीटों पर जीती है। सीवी रमन नगर, गांधीनगर, राजाजी नगर और महादेवपुरा। कहने का अर्थ यह है कि बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाली ये विधानसभा सीटें भाजपा के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। अब ध्यान से देखिए, बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में ही शिवाजी नगर, शांति नगर, चामराजपेट और सर्वज्ञ नगर विधानसभा भी पड़ती हैं। ये चारों विधानसभा सीटें अल्पसंख्यक डोमिनेटेड हैं और चारों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। अब जरा इस फोटो को अपनी स्क्रीन पर देखिए। शिवाजी नगर जहां कांग्रेस का विधायक है, जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, वहां डुप्लीकेट वोटर दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ही वोटर अलग अलग वार्ड्स में है।
इसी तरह से चामराजपेट में भी कई डुप्लीकेट वोटर्स दिखाई देते हैं, वहां से भी कांग्रेस चुनाव जीती है। तो देखा आपने कि बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट पर मुस्लिम डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट्स मिले और वो जीते, और इन सीट्स पर बड़ी संख्या में फर्जी वोट्स भी हमने आपको दिखाए। अब महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण ले ही लेते हैं। धुले लोकसभा सीट की बात करते हैं। 2024 के आम चुनाव में धुले की सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। मजेदार तथ्य यह है कि धुले लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 क्षेत्रों में बीजेपी कांग्रेस से 1,90,000 वोट से आगे थी, लेकिन मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, उस पर कांग्रेस को एक तरफा वोटिंग हुई और उस अकेली सीट ने 5 दूसरी विधानसभा सीटों की वोटिंग को पछाड़ दिया। मतलब ये कि मालेगांव सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 1,94,000 से ज्यादा वोट्स मिले। इस तरह दूसरी विधानसभाओं में जीत रही भाजपा प्रत्याशी हार गए और कांग्रेस धुले लोकसभा सीट जीत गई। चौंकाने वाले तथ्य ये हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम डोमिनेटेड मालेगांव सेंट्रल, जहां से लगभग 95% वोट कांग्रेस को मिला है, वहां बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोट्स हैं। कई वोटर्स के हाउस नंबर मिसिंग भी हैं। राहुल गांधी महादेवपुरा के लॉजिक से अगर देखें तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पर कांग्रेस ने फर्जी वोटर्स जोड़ रखे हैं, फर्जी वोट्स ऐड किए हैं, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो हिंदू डोमिनेटेड विधानसभा में जीत नहीं सकती। ऐसे में मुस्लिम डोमिनेटेड विधानसभा में इतने वोटर्स जोड़कर जीत लो कि पूरे संसदीय सीट ही जीत जाओ। मालेगांव सेंट्रल में अचानक से वोटर बढ़ने की बात को तथ्य भी समर्थन देते हैं। इस ग्राफ को देखिए। धुले सीट पर 2019 के लोकसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स में कैसे बढ़ोतरी हुई वो इस ग्राफ से दिखाई देता है। अब मालेगांव सेंट्रल पर ध्यान दीजिए। सीट पर 92% मुस्लिम वोटर्स हैं और 2019 की तुलना में 2024 में लगभग 44% की बढ़ोतरी है। अब आप बताइए, क्या ये नॉर्मल है? बेंगलोर सेंट्रल की माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटों और मालेगांव सेंट्रल के दम पर धुले में कांग्रेस पार्टी की जीत न सिर्फ उनके वोटर लिस्ट को लेकर चलाए जा रहे फर्जी कैंपेन की धज्जियां उड़ाती है, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर भी उनकी पोल खोलती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस तरह की गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में आम होती हैं, पहले से रही हैं, हमेशा से रही हैं। हाँ, ये सही है कि नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो इसका उपाय है SIR। इससे क्या होगा? इससे सभी फर्जी वोटर्स को निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे कि बिहार में लगभग 65 लाख फर्जी वोटर्स हटाए गए हैं। मजे की बात यह है कि जो राहुल गांधी फर्जी वोटर्स का वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, वही राहुल गांधी उन फर्जी वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया यानी SIR को रुकवाना चाहते हैं बिहार में। सवाल है क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि केरल में बड़े स्तर पर ऐसे फर्जी वोटर्स दिखाई देते हैं? हाल ही में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें लगभग 6.25 लाख फर्जी वोटर्स हैं। इसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर्स हैं। एक ही वोटर आईडी से कई वोट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल है कि क्या इसी तरह से वोटर लिस्ट में घपला करके वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीतती हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा था कि इस तरह से वोट चोरी की जा रही है। तो देखिए, समझते हैं कि उनके आरोप क्या हैं और उसके तथ्य क्या हैं। राहुल गांधी का पहला आरोप कि गुरकीरत सिंह नाम का वोटर 4 वोटर लिस्ट में मेंशन है। सच्चाई यह है कि उसने रजिस्टर करने के लिए 4 बार अप्लाई किया था। उसे हर बार लगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। बाद में 4 लिस्ट में अपना नाम देखकर उसने 3 कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया है। कांग्रेसी शहजादे का दूसरा आरोप है कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का शख्स लखनऊ, मुंबई और कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में वोटर है। सच्चाई यह है कि लखनऊ निवासी आदित्य पहले यहीं के वोटर थे। जब वे जॉब के लिए मुंबई गए तो वहां के वोटर बन गए। मुंबई से जब बैंगलोर गए तो वहां के वोटर बन गए। हर बार उन्होंने अपनी वोटर आईडी ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया। उन्होंने एक और दावा किया कि लगभग 40,000 वोटर फेक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। महादेवपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक अरविंद लिंबावली ने इसका फैक्ट चेक करते हुए बताया है कि वरुणा, जहां से सीएम सिद्धरामैया विधायक हैं, संदूर, मानवी और मास्की समेत ऐसे कई कांग्रेस शासित विधानसभाओं में से ऐसे कई वोटर्स हैं जिनका एड्रेस फर्जी है। कांग्रेस का एक और आरोप है कि बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, ऐसा होना बहुत आम बात है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग डॉर्मेट्री जैसे घरों में एक ही स्थान पर रहते हैं, हॉस्टल या फिर पीजी में रहते हैं। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों का एड्रेस एक ही रहता है। राहुल गांधी ने एक और दावा किया कि शकुन रानी नाम की वोटर ने 2 बार वोट डाला। वो दावा भी फर्जी निकल गया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि उन्होंने एक ही बार वोट डाला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिहार की मिंता देवी 124 साल की वोटर है। अब मिंता देवी ने खुद कैमरे पर आकर कहा कि भाई वो टाइपिंग एरर हो गई, मैं तो अभी 35 साल की हूँ। तो इस तरह राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी को साबित करने के लिए जितने भी दावे किए वे लगभग सब फर्जी निकले हैं, सब फेक गए हैं।
मजे की बात यह है कि उनके फर्जी दावों का अगर किसी ने फर्जी कहा तो वो सांप्रदायिक है, संघी है, भाजपाई है, पेड है, गोदी मीडिया है। इनटॉलरेंस ऐसी है कि अगर उनकी पार्टी में से किसी ने चूं कर दिया तो वो पार्टी से बाहर। ऐसा ही कर्नाटक के के.एन. रजन्ना के साथ भी हुआ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री के.एन. रजन्ना का सिर्फ इतना ही दोष था कि उन्होंने राहुल गांधी के फर्जी वोट्स पर सवाल उठा दिए थे, तो वो भी बहुत विनम्रता से कि भाई ये वोटर लिस्ट हमारी सरकार ने बनाई थी, इसका मतलब हमारी ही गलती है। बस इतनी बात पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को फोन करके ट्राइबल कम्युनिटी के एक मंत्री को पद से हटवा दिया, सरकार से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन बात वही है कि कितने मुंह बंद कराओगे, कब तक तथ्यों को पद और पावर से दबाओगे? सत्य तो सामने आएगा ही। अब देखिए ना, पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने भी खुलासा किया है कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिद्धरामैया को जिताने के लिए उन्होंने 3000 वोट खरीदे थे। इसे असली वोट चोरी कहते हैं राहुल जी, जो खुद आपका नेता स्वीकार कर रहा है। इस तरह एक बात तो साफ है कि चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है, और ये सभी दावे सुनियोजित तरीके से चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका कारण क्या है, क्या रीज़न है, क्या उद्देश्य है, क्या उनकी पॉलिटिक्स में कोई पैटर्न है? निश्चित तौर पर एक पैटर्न दिखाई देता है, वो है संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना, डाउट्स क्रिएट करना। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर की गई टिप्पणी पर सुनवाई करते हुए उनकी भारतीयता पर सवाल उठाए तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका खिलाफ ही एक अभियान छेड़ दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमने देखा कि कैसे देश की सेना पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इसी तरह से पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग के खिलाफ भी एक अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, कोर्ट में उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा, बस आयोग को संदिग्ध बनाया जा रहा है। विदेश में बैठे रजीम चेंज ग्रुप्स ने यही पैटर्न बांग्लादेश में अपनाया था, और अब ऐसा लग रहा है कि वैसा ही इंडिया में करने की कोशिश भी हो रही है। पैटर्न के पहले स्टेप में डाउट्स क्रिएट करो, प्रोपेगेंडा से, एनजीओ से, इकोसिस्टम से चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों में एक डाउट भर दो, संदेह भर दो। दूसरा स्टेप, विदेश से फंडेड एनजीओस प्रोटेस्ट करेंगे और करवाएंगे, लोगों को जुटाएंगे और बॉयकॉट अभियान चलाएंगे। तीसरे स्टेप में ग्लोबल मीडिया की एंट्री होगी और वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, प्रक्रियाओं को टारगेट करेगी, उनके ऊपर सवाल उठाएगी और ये नैरेटिव बना देगी कि लोकतंत्र इंडिया में तो बचा ही नहीं है, अब सत्ता परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद हिंसा का दौर शुरू होगा, वर्तमान सरकार का तख्ता पलट करके रजीम चेंजर अपने पिट्ठू बैठा देंगे। याद कीजिए, बांग्लादेश में बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो किया गया था। स्टूडेंट कोटा के नाम पर प्रोटेस्ट भड़काए गए, उन्हें हिंसक बनाया गया और उनकी आड़ में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और विदेशी पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुखिया बनाकर बैठा दिया। शायद वही टेम्पलेट राहुल गांधी और कांग्रेस के पास भेजा गया है। चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाओ, सड़कों पर हिंसा को क्राइसिस में बदल दो, क्राइसिस से अराजकता का माहौल बनाओ, बाहर से सरकार तंत्र पर दबाव बनाओ और चुनी हुई सरकार को हटाकर इंटरिम को बैठा दो। क्या यही कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है? दोस्तों, ये सवाल सीरियस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जॉर्ज सोरोस जैसे ग्लोबल रजीम चेंजर के साथ कांग्रेस और गांधी परिवार के कनेक्शन बार बार सामने आते रहते हैं। हमने कई बार इसके बारे में आपको बताया भी है। फिर से अगर बताऊं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यूएसएआईडी से लिंक्ड एनजीओ सक्रिय था। सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट है, जिसे सोरोस से फंडिंग होती है। कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम के जितने भी सिपाही हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, लेखक हो, पत्रकार हो, वकील हो या फिर कोई ट्रोल, 2 टके का ट्रोल हो, इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जो किसी न किसी समय पर किसी न किसी तरह से सोरोस से फंडेड एनजीओ से, संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि सोरोस ने पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का अभियान छेड़ रखा है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयास कह लीजिए या फिर रिहर्सल, वो पहले भी किए गए हैं, चाहे वो सीएए विरोधी दंगे हों, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया प्रोटेस्ट हो या फिर वक्फ के विरोध में किए गए हिंसक प्रदर्शन। इस आधार पर हम एक बात तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ टूल किट के अनुसार कैंपेन चलाते दिखाई दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य शायद देश में अराजकता पैदा करना है। इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।